सो LICAAO 2023 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को पहले ही अटेम्प्ट में अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ सुपर स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से आप इस एग्ज़ाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक करने के काबिल बन जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए LICAAO 2023 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धार्मिक पटेल और आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। सबसे पहले स्ट्रेटेजी जानने से पहले आपको एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर बखूबी पता होना चाहिए। अगर आपको एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। देखो, पूरी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है, यानी एक क्वेश्चन रहेगा और उसके बेस्ड ऑन आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको आंसर चॉइस आउट करने हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट है, यानी टेस्ट एक मतलब पूरी एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी आपको इसमें जस्ट पास होना है, कट ऑफ मार्क्स ले आने हैं, ये आपके मेरिट सेक्शन में काउंट नहीं हो रहा। आपको इंग्लिश पे लेस फोकस रखना है, या यूं कहूँ तो ना के बराबर। मॉक टेस्ट में जितना इंग्लिश आ जाएगा उससे आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा ही पुअर है कि आप 10 मार्क भी नहीं ला सकते, तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश के लिए थोड़ा बहुत डिवोट करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट मैं नहीं मानता कि किसी का इंग्लिश उतना पुअर होगा कि 10 मार्क भी नहीं आएंगे। मैं आशा करता हूँ कि सबके 10 मार्क तो आते ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड 11, 12 सब में हमने वहीं पढ़ा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और जो आपका मेरिट सेक्शन बनने वाला है वो है ये दोनों सब्जेक्ट, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इन पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आपका इन पे सबसे ज़्यादा फोकस नहीं है तो आप दिक्कत में हो। देखो, रीजनिंग में अक्सर बच्चे 35 क्वेश्चन में से 35 बना लेते हैं और 35 क्वेश्चन में से 35 आंसर भी ले आते हैं, मार्क्स भी ले आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मैथ्स में बच्चे अक्सर क्या, एवरेज अटेम्प्ट अक्सर बच्चों का क्या होता है, 20 से 22 होता है। ठीक है, बट हालांकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बट ऑब्वियस ज़्यादा रहने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ मान के चलना है कि मैथ्स में भी हम मैक्स टू मैक्स कर सकें, यानी 35 में से 35 बना सकें। बट जाहिर सी बात है, कैलकुलेशन पार्ट होने की वजह से काफ़ी लोगों के 35 में से 35 नहीं बनते, बहुत सारी प्रिपरेशन के बाद ही बनते हैं। एटलीस्ट हमें 30 से 32 तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत लेंथी बोल सकते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे, स्पीड इंप्रूव करोगे तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क और 20 मिनट का समय पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। उसी प्रकार से मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क और 20 मिनट का समय पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, और इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय। कहने के लिए 100 क्वेश्चन बट मार्क्स यहाँ पे 70 ही लिखे गए हैं। उसका रीज़न ये है कि ये 30 मार्क हटा दिए गए हैं, क्योंकि वो मेरिट में नहीं आ रहे हैं। आपको जस्ट इसका सेक्शनल कट ऑफ मतलब क्लियर करना है। ठीक है, अब सेक्शनल कट ऑफ भी पहले से प्री डिसाइड है, यानी ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सेक्शनल कट ऑफ है। यानी आपको रीजनिंग में मिनिमम, अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट है तो आपको 16 लाने हैं रीजनिंग और मैथ्स में, और इंग्लिश में 9 लाने हैं। और अगर आप अदर्स, यानी इन 3 कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो भी कैटेगरी बच गई, OBC बच गई, जनरल बच गई, EWS बच गई, तो उन लोगों को मैथ्स और रीजनिंग में लाने हैं 18 मार्क्स और इंग्लिश में लाने हैं 10 मार्क्स। आपका इंग्लिश में 10 मार्क आ जाने चाहिए, बात खत्म। तो आपको इंग्लिश में उसके लिए वरी करना नहीं है। बट आपका खेल आता है, जो भी मेरिट प्रिपेयर हो रहा है वो इन 70 मार्क्स से प्रिपेयर हो रहा है, तो आपको इन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी नहीं प्रैक्टिस स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ गए हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि क्लियरली ये मेंशन नहीं किया कि नेगेटिव मार्किंग है। उन्होंने इतना बताया कि मतलब हम यहाँ पे इवेल्यूएट, आपका जो मार्क्स इवेल्यूएशन करते हैं वो केवल करेक्ट आंसर के बेस्ड ऑन करते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको अटेम्प्ट तो पूरे लगा के आने हैं। फिर भी एक बार प्रिकॉशनरी जब भी एग्जाम स्टार्ट हो तो एक बार देख लेना कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कुछ उल्लेख है कि नहीं है। अगर नहीं है तो मान लेना ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको डेफिनेटली जाना है 100% अटेम्प्ट के लिए। बट
फिर भी आपको अपनी एक्यूरेसी और स्ट्रेटेजी के साथ चलना पड़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं अब LIC AAO की एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। तो सबसे पहला मुद्दा क्या होना चाहिए कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए रीजनिंग का और मैथ्स का, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। फिर सिलॉग्स क्लियर होना चाहिए, इनइक्वालिटी क्लियर होना चाहिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन, रैंकिंग अरेंजमेंट, फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, फिर ब्लड रिलेशन, ये सब पॉइंट सारे क्लियर होने चाहिए। इनका बेसिक आपको कंप्लीटली आना चाहिए, तभी मुद्दा ये होगा कि आपके रीजनिंग में अच्छे खासे अटेम्प्ट हो जाएंगे और फुल ऑन फुल आप ला सकते हो। उसी प्रकार से मैथ्स में भी आपका बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। अब जाहिर है सिंप्लीफिकेशन सबको आता है, सीरीज सबको आता है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जो इनइक्वालिटी बोलते हैं वो भी सबको आता है, DI भी मोस्ट प्रोबेबली इजी वाला तो सबको आता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है इन पोर्शन में, आपकी स्पीड नहीं होती, तो आपको स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो सेक्शन बचता है वो एरिथमेटिक्स बचते हैं, तो एरिथमेटिक का आपका बेसिक क्लियर नहीं होता, तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो उस चैप्टर का बेसिक क्लियर करो, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं करोगे तो आपको ऐसा नहीं होने वाला कि आपको जो जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वही उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। स्टिल अभी हमारे पास मोर देन 25 डेज है, तो आप डेफिनेटली बेसिक सीख सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करेगी। जी हाँ बिल्कुल, आपके रीजनिंग के 35 क्वेश्चन के लिए केवल 20 मिनट मिलता है और उसी प्रकार मैथ्स के 35 क्वेश्चन के लिए भी आपको 20 ही मिनट मिलता है। तो आपको एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट 35 सेकंड्स में कर देना पड़ेगा, तभी आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा सकते हो। तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको वैदिक मैथ्स ट्रिक्स मैथ्स के लिए और रीजनिंग में आपको पजल्स और कोडिंग डिकोडिंग और सेटिंग अरेंजमेंट की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आप 35 तो अटेम्प्ट कर लेते हो बट 35 मार्क्स नहीं आते, तो वो गलत चीज़ है। तो आपको एक्यूरेसी भी साथ साथ पैरेलली मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करेगी? एक्यूरेसी प्रैक्टिस से मेंटेन होगी, आपकी मॉक टेस्ट देने से मेंटेन होगी, और जो गलत हुए वो दोबारा गलती ना करो वैसे मेंटेन होगी। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट। ज़्यादातर आजकल रीजनिंग सेक्शन में क्या होता है कि मेजॉरिटी 35 मार्क्स में से आपको 22 से 25 मार्क्स के पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट ही पूछे जाते हैं। अब 22 से 25 मार्क्स के पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, तो बचे कितने मार्क्स? 10 से 12 मार्क्स। तो 10 से 12 मार्क्स के लिए आपको बाकी सारे टॉपिक करने हैं और 22 से 25 मार्क्स के लिए पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आता है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और डेली होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक अलग से पेज भी बनाया है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैं डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल अपलोड करता रहता हूँ। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और वो पेज भी ज़रूर फॉलो करना चाहिए और वहाँ पे अपलोड की गई सारी पजलें सॉल्व कर लेना एक बार। नेक्स्ट है आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वैदिक मैथ्स ट्रिक सीखनी पड़ेगी और उसको इम्प्लीमेंट भी करना सीखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो, और जाहिर है आप इनकी सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और DI की प्रैक्टिस कम ही करते हो। DI की तो चलो मान लिया करते भी होंगे, बट ये 3 टॉपिक ही कम करते होंगे, उसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन वीक रह जाती है। तो आपको ऑलवेज कैलकुलेशन डेली बेसिस पे करते रहना है ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती रहे और वो सारे ट्रिक्स आपको इंप्लीमेंट करते रहना है। वैदिक मैथ्स ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे आप वैदिक मैथ्स ज़रूर सीख लेना। नेक्स्ट है गिव 1 मॉक टेस्ट डेली। ठीक है, अगर जनवरी का महीना है, आप 2 दिन में या 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे रहे हो जनवरी तक, 31 जनवरी तक, तब तक तो ठीक है। बट नेक्स्ट मंथ 1 फरवरी ऑनवर्ड्स आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपका काम ख़त्म नहीं हो जाता। बेसिकली मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपके जो जो क्वेश्चन गलत हुए उनको आपको देखना है, क्यों गलत हुए, दोबारा वो गलती ना हो उस पर भी फोकस करना है। दूसरा, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपना एक्यूरेसी लेवल देखना है, क्या गलती करी, कैसे ज़्यादा अटेम्प्ट हो नेक्स्ट टाइम, और फुल ऑन फुल आ रहा है तब तो कोई बात नहीं। सो ये है आपकी
स्ट्रेटेजी जिसकी मदद से आप LICAAO की एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जी हाँ, इसको इग्नोर मत करना और आप इंग्लिश पर इग्नोरेंस दे सकते हो अगर आपको 10-12 मार्क लाने की इंग्लिश आपको आती है तो। अगर 10-12 मार्क नहीं ला सकते तो आपको उस पर भी फोकस करना चाहिए। और डेली प्रिपरेशन आवर्स की बात करूँ तो जितने करें उतने कम है। आप रीजनिंग का लगा सकते हो कि 4 घंटे रीजनिंग पढ़ो, क्वांट भी 4 घंटे पढ़ो और इंग्लिश के लिए 1 से 2 घंटा इनफ है, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश और वीक है तो आप इंग्लिश में 3 घंटे कर सकते हो, अदरवाइज इतना इनफ है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो मैथ्स में 4 से बढ़ा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। और मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसकी भी ज़रूरत है प्रिपरेशन करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।